जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर है 6 और आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नोट्स की तरतीब के लिहाज से। ये जो चैप्टर नंबरिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, ये याद रखिएगा, ये आई कैप की बुक के मुताबिक नहीं है। ये हमारी बुक या हमारे नोट्स के मुताबिक है। आई कैप की बुक की तरतीब डिफरेंट है, लेकिन आपको नोट्स के अंदर ही पहले पेज पे यह पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के कंसेप्ट्स आई कैप की बुक में किस किस जगह पे डिस्कस किए गए हैं। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर की तरफ चलने से पहले कुछ चैप्टर 1 के हवाले से डिस्कशन हो जाए। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। इसके मैंने आपको असाइनमेंट दिया जो आपने मंडे को चेक करवानी है। उस असाइनमेंट में एक तो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है, हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक तो ये असाइनमेंट में शामिल है और फिर एक असाइनमेंट वॉल्यूम 2 के नाम से, कि जिसको हम वॉल्यूम 2 कहते हैं ना, ये आपको अलहदा से सेट मिलता है। ठीक है। असल में मैंने आपको बताया था हमारे ऑडिट के पेपर में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक रिप्रोडक्शन वाले रटे वाले क्वेश्चन और एक होता है केस स्टडीज। तो जो हमारी केस स्टडीज होती हैं वो वॉल्यूम 2 हम उसको कहते हैं, और जो हमारे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन होते हैं रटे वाले वो हमने वॉल्यूम 1 के साथ ही लिखे होते हैं। हाँ, वॉल्यूम 1 में कुछ चंदे केस स्टडीज भी होती हैं, वॉल्यूम 1 में चंदे केस, लेकिन जो केस स्टडी की असल प्रैक्टिस है वो वॉल्यूम 2 में है। तो आपने वॉल्यूम 1 के भी क्वेश्चंस करने हैं और वॉल्यूम 2 के भी क्वेश्चंस करने हैं रिटन फॉर्म में, आप कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको लगे कोई क्वेश्चन डुप्लीकेट हो रहा है, इसका आंसर तो तकरीबन वही है जो पहले, तो स्टिल कोशिश करें कि आप उसको अटेम्प्ट करना। और मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे फर्स्ट कीजिए टोटल 20 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन वॉल्यूम 2 के फॉर एग्जांपल 4 हैं शायद, और 15-16 क्वेश्चन हैं वॉल्यूम 1 के, तो सारे क्वेश्चन एक ही सिटिंग में नहीं करने। जब कभी आपने प्रैक्टिस करनी है, बेहतर होता है कि इससे डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रैक्टिस करें। यानी अभी आपने 4-5 क्वेश्चंस कर लिए, फिर उसके बाद ब्रेक लगा लें, फिर 4-5 घंटे के बाद दोपहर को या शाम को क्वेश्चंस करें, फिर 4-5 क्वेश्चन कर लिए, फिर उसके बाद ब्रेक लगाएं, ताकि आपका माइंड जो है ना मल्टीपल टाइम प्रोसेस हो। जब प्रोसेसिंग सारी की सारी एक ही टाइम पे हो जाती है ना, तो वो फिर रिवीजन या वो लर्निंग नहीं होती। ठीक है। तो ब्रेक दे के हमेशा पढ़ना बेहतर होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 5-5 मिनट की ब्रेक देना शुरू हो जाए, 5 मिनट पढ़ा है 10 मिनट की ब्रेक, 5 मिनट पढ़ा 10 मिनट, ये मतलब नहीं। इसका मतलब है 1.5-2 घंटे आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आधे पौने घंटे की ब्रेक, फिर 1.5-2 घंटे पढ़े। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर होता है, आप चीज़ें रिटेन होना शुरू हो जाती है। चैप्टर 1 में या असाइनमेंट के हवाले से कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो पूछ लें। हाँ, इस असाइनमेंट में से कुछ क्वेश्चंस मैंने चुने हुए हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, आज नहीं कर रहा। असूली तौर पे तो आज होने चाहिए थे, लेकिन अब चूंकि आपको असाइनमेंट दी हुई है, असाइनमेंट थोड़ी ज़्यादा थी मंडे को, तो वो मंडे को डिस्कस होंगे। आज हम चैप्टर 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बजाय चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा आप पहले खुद से क्वेश्चन सारे कर लें, ताकि आपको पता हो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, किस लफ्ज़ में आपको प्रॉब्लम आई, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सके। क्लियर? ठीक, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। एक मिनट है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा था? हाँ जी, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर आई कैप की बुक के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो हमने आई कैप की बुक से जाके करने, आई कैप का रेफरेंस दिया हुआ है। याद रखें, आई कैप की बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो 160 या 71 जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे हमारे बुक्स में कवर हो जाते हैं। अगर आप हमारी वाली बुक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों यूज कर रहे हैं, तो आई कैप की बुक का एक एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। अच्छा, अगला सवाल यह कि अगर एक एक क्वेश्चन कवर हो जाता है तो फिर आई कैप के क्वेश्चन बैंक का रेफरेंस देने की क्या जरूरत है? इसलिए कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि आई कैप की बुक से पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है ना दोनों, लाजमी तो नहीं है कि आप यही बुक यूज, कंसेप्ट चाहे सेम है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट दूसरी बुक से पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम। तो उनकी आसानी के लिए रेफरेंस दिए गए हैं कि अगर आप आई कैप की बुक से पढ़ रहे हैं, आई कैप की बुक भी 2 वॉल्यूम में है, तो पता है एक स्टडी टेक्स्ट अलहदा है
और क्वेश्चन बैंक अलहदा है। तो उसमें हमने स्टडी टेक्स्ट का भी रेफरेंस दे दिया है और जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन का भी रेफरेंस दे दिया है, ताकि जो स्टूडेंट उधर से पढ़ना चाहता है उसके लिए आसानी हो जाए, वो अकॉर्डिंगली उधर से पढ़ता रहे। ठीक है, आपने जो स्टूडेंट हमारे बुक्स या वॉल्यूम यूज कर रहे हैं उन्हें आईकैप की तरफ जाने की कतन कोई जरूरत नहीं है। सारे सेशन में उन स्टूडेंट्स ने किताब आईकैप की खोल के भी नहीं देखनी। और कोई क्वेश्चन? जी, ऑडिट एंगेजमेंट और रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या एक ही चीज है? यस, एक ही चीज है, एक ही चीज है। ठीक है, हमारे सिलेबस की हद तक एक ही चीज है। एडवांस लेवल में थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन वो जानना जरूरी नहीं, एक ही चीज है। और इसी तरह रिव्यू और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट ये एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन एश्योरेंस एंगेजमेंट और ऑडिट एंगेजमेंट ये एक ही चीज नहीं है। ये एश्योरेंस एंगेजमेंट दो तरह की होती है, ऑडिट उसकी एक टाइप है, रिव्यू उसकी दूसरी टाइप है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो हम इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी कंसेप्ट में कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई तो पूछ लें। हाइब्रिड में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो भी पूछ। जी जी बिल्कुल, जी पूछिए। जी जी, उसमें हमेशा लिमिटेड एश्योरेंस होती है या रीजनेबल एश्योरेंस होती है या दोनों हो सकते हैं? जी जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इनका क्वेश्चन ये है स्टूडेंट का कि सर जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा इसमें रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है, लिमिटेड एश्योरेंस, या दोनों में से कोई भी दे सकते हैं? याद रखे क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो इसका मतलब इसमें कौन सी एश्योरेंस होगी? हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस होगी। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है। ठीक है, और अगर ये जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा इन्हीं से दूसरा क्वेश्चन मेरा, अगर स्टैट्यूटरी रिव्यू हो तो इसमें बताइए कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस दिया जाता है? नहीं, जिन स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा था हाइब्रिड में उन्हीं से। जी भाई बताइए। हाँ, लिमिटेड होगा, शाबाश। ठीक है, तो ऑडिट चाहे स्टैट्यूटरी हो चाहे नॉन स्टैट्यूटरी हो, इसमें लेवल ऑफ एश्योरेंस कौन सा होगा? रीजनेबल। और इसी तरह रिव्यू चाहे स्टैट्यूटरी हो चाहे नॉन स्टैट्यूटरी हो, इसमें लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या होगा? मॉडरेट या लिमिटेड। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी, अगर टाइम लिमिटेड होगा तभी सैंपलिंग होगी या हर ऑडिट में होगी? देखें, नॉर्मली टाइम लिमिटेड ही होता है, अनलिमिटेड टाइम तो किसी के पास में नहीं है, अनलिमिटेड, इसीलिए सैंपलिंग होती है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर टाइम अनलिमिटेड है, अगर टाइम अनलिमिटेड है तो आप सैंपलिंग की बजाय 100% टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जब सैंपलिंग नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 100% टेस्टिंग, 100% टेस्टिंग कर सकते हैं। बल्कि आपकी इस बात से मुझे एक याद आ गया क्वेश्चन, आईकैप का एक मेंबर था चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस करते हैं यानी फर्म में जिनकी, उसने क्वेश्चन पूछा था आईकैप से कि हमारा एक क्लाइंट है, छोटा सा क्लाइंट है, चंद एक ट्रांजैक्शंस हैं, उसने हमें कहा है कि आप हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शन को चेक करो, क्या हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हैं? 100% ट्रांजैक्शन उसने कहा, हालांकि हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन की रीजन है, रीजन है। हाँ, इसका आईकैप ने जवाब दिया था नहीं दे सकते, चाहे आप सारी की सारी ट्रांजैक्शन क्यों ना चेक कर रहे हैं, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि दूसरे लिमिटेशंस भी तो हैं। आप ठीक है प्रोविजन फॉर बैड डेट को भी चेक करेंगे, लेकिन क्या उसको 100% एक्यूरेसी के साथ चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर पे बेस कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन सिर्फ एक रीजन है इनहेरेंट लिमिटेशन में से। अगर इसको आप खत्म कर भी दें तो स्टिल बाकी की इनहेरेंट लिमिटेशन की रीजन तो है, तो इसीलिए आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया जी? जी, और कोई क्वेश्चन? जी, मटीरियलिटी का कंसेप्ट क्या एरर या फ्रॉड के लिए सेम होता है? नहीं, मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था लेकिन बहरहाल दे दिया। नहीं, डिफरेंट होता है और कॉमन सेंस की बात है। क्या भला?
एरर में तो चलो हम कहें ना छोटा हो गया तो माफ कर दो, अगर कोई फ्रॉड करे और छोटा फ्रॉड, माफ कर देंगे आप इसको? कैशियर ने 100 रुपए का फ्रॉड किया, माफ कर देंगे आप? वो अगली दफा 1000 का फ्रॉड करेगा। तो फ्रॉड के ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं करते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे मटेरियलिटी लेवल अप्लाई नहीं होता। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, अच्छा इसमें कोई मटेरियलिटी लेवल है कि इतने तक की रिश्वत होना तो इस नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे मटेरियलिटी लेवल अप्लाई, उसमें स्मॉल अमाउंट्स भी सिग्निफिकेंट समझी जाते हैं, उसमें स्मॉल अमाउंट भी सिग्निफिकेंट। तो फ्रॉड उनमें से एक एग्जांपल है कि अगर कोई छोटा भी फ्रॉड करे ना तो उसको माफ नहीं करना कि छोटा फ्रॉड था, तो बड़े फ्रॉड होने का इंतजार कर ले, उसको उधर ही ठीक करना। जी वन बाय वन जी। उनका क्वेश्चन यह है कि सर एविडेंस की हमने जब एग्जांपल्स पढ़ी हैं तो उसमें ज्यादातर एग्जांपल में इनवॉइसेस थे, तो अगर इनवॉइसेस ठीक बनी हुई हैं तब तो हमें एविडेंस मिल गया और हमने अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे दी। अगर इनवॉइसेस ही गलत बनी हुई हैं तो फिर हमें एविडेंस कैसे मिलेगा? जो आप सुनिए, अगर इनवॉइसेस ही गलत बनी हुई हैं तो ये भी एक एविडेंस है। क्या एविडेंस है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है। ये भी एविडेंस तो है। ये भी किस चीज का एविडेंस है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है। इस सूरत में हम मॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे। हाँ, ये कैसे वेरीफाई करेगा इनवॉइसेस ठीक है कि गलत? अच्छा, ये ना आप थोड़ा सा ऑडिट की डिटेल में जा रहे हैं। मैं भी टॉपिक का हिस्सा नहीं था, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपके क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं। तो अगर थोड़ा सा आज का टॉपिक रह जाए तो परेशान नहीं होना आपने, ठीक है? वैसे हमारी कोशिश होगी ये कवर हो जाए सारा, लेकिन क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अहम है। इनका क्वेश्चन ये है कि क्या क्वेश्चन था? हाँ, इनवॉइसेस गलत है तो ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि इनवॉइसेस गलत है? देखिए, इनवॉइस बनी है, फर्ज कीजिए 1000 यूनिट सेल किए एट द रेट ऑफ ₹20। अब अगर क्लाइंट ने इसको कर दिया है 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 200, इनवॉइस गलत बनी है, तो कैसे साबित होगा कि गलत है? यही है ना, हम एज ऑडिटर क्लाइंट को जाके कहते हैं सर आपकी सेल्स अकाउंट में एक बड़ी सेल्स की फिगर आ रही है, ये 2 मिलियन की, इसको निकाल ले। क्लाइंट हमें ये इनवॉइस देगा। आपका क्या ख्याल है, हम सिर्फ एक एविडेंस में सिर्फ एक ही चीज चेक करते हैं कि मल्टीपल सोर्सेज से मल्टीपल एविडेंस लेते हैं? मल्टीपल। जब इनवॉइस हमारे सामने आती है ना, हम उसे कहते हैं ठीक है सर ये इनवॉइस अकाउंट के साथ मैच हो गई, लेकिन ये इनवॉइस भी तो गलत हो सकती है, जरा इसके गुड्स डिस्पैच नोट तो, सेल हुई है तो गुड डिस्पैच नोट भी तो बना होगा ना, इसका गुड डिस्पैच नोट भी दिखाए जिसमें पता चले हमें इतनी ही क्वांटिटी डिस्पैच हुई है कि नहीं। अगर फर्क है तो वहां से पता चल जाएगा। और फिर हम कहेंगे कि जो रेट है ये सही है कि नहीं, इसका तो एग्रीमेंट हुआ होगा आपका। भाई जब भी सेल होती है उससे पहले एग्रीमेंट होता है ना बायर और सेलर का, रिटर्न फॉर्म। हम कहेंगे वो सेल्स ऑर्डर दिखाओ, सेल्स एग्रीमेंट दिखाओ, वहां से फिर रेट कंफर्म करते हैं। तो ये सारी चीज याद रखिए, इनवॉइसेस को हम चेक करते हैं और हमें पता चल जाता है। जितना ज्यादा नीचे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते जाएंगे ना, इसे हम कहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जितना ज्यादा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करते जाएंगे आप उतना ही ज्यादा श्योर होते जाएंगे कि ये ठीक है। जहां पे आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए कि ये सेल्स, वहां पे रुक जाए। जैसे अब आगे आप ये भी मेरी तसल्ली इतनी कुछ चेकिंग के बाद हो जाएगी, लेकिन हो सकता है आप ये कहें सर सेल्स एग्रीमेंट भी तो हो सकता है गलत हो सकता है गुड डिस्पैच नोट भी तो गलत हो। अगर आपको तो आप इसका मजीद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? वो आपकी अपनी जजमेंट है। लेकिन याद रखें, हमें अगर लगे कि कोई चीज गलत हो सकती है तो हम उसको मजीद फर्दर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के जरिए से कंफर्म करते हैं, वेरीफाई करते हैं। क्लियर जी? और इसको सिर्फ इतना ध्यान में रखें, मैंने जो बताया ना कि फ्रॉड पे मटेरियलिटी लेवल अप्लाई नहीं होता। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जिन पे मटेरियलिटी लेवल अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब क्या है भला? कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो
1% ऑफ प्रॉफिट की भी हो ना, या इवन 0.1% ऑफ प्रॉफिट की भी हो, उनको भी हम मटेरियल समझते हैं। लेकिन ये कौन से केसेस हैं, ये अभी आपने नहीं सोचना, अभी ना सोचें। अभी सिर्फ जिस लेवल पे मैं लेके जा रहा हूं ना, जिस तरीके से सोचवा रहा हूं आपको, उसी तरीके से सोचें। इस वाले केस को साइड में कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, ये भी नहीं पढ़ना। ठीक, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? हाय जी जी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब भी एक जगह पे लिखा हुआ है। क्या लेवल ऑफ एश्योरेंस को चेंज किया जा सकता है? यानी क्लाइंट ने शुरू में कहा रीजनेबल एश्योरेंस और बाद में कहा सर लिमिटेड, या शुरू में कहा सर लिमिटेड एश्योरेंस, बाद में कहा रीजनेबल। याद रखिएगा, ऑडिट में हर चीज चेंज हो सकती है, लेकिन इसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो लेवल ऑफ एश्योरेंस चेंज हो सकता है ड्यूरिंग ऑडिट। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो नहीं चेंज होगा। ठीक है, ये बात समझे? आप मुझे बताइए, आप ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ने आए, कुछ दिनों के बाद आपने कॉलेज वालों से कहा नहीं मैंने तो कॉस्ट में शिफ्ट करवाना है या मैंने टैक्स में शिफ्ट करवाना है, क्या कॉलेज वाले कर देंगे? पूछेंगे क्या रीजन? अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन हुई फिर आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, वरना नहीं किया। अगर आप कहें सर मेरा कंफ्लिक्ट आ रहा है, मेरा दूसरा सब्जेक्ट भी है, इसकी क्लास लेता हूं, तो दूसरा जो है वो 15-20 मिनट का गैप आ जाता है, कॉलेज वाले कहेंगे बिल्कुल ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन ओके करो। और अगर आप कहें नहीं सर मेरा दोस्त भी उस क्लास में है, तो मैं उसके बगैर मुझे लेक्चर की समझ नहीं आती, तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, कॉलेज वाले शिफ्ट करेंगे क्या? एग्जैक्टली उसी तरह जब क्लाइंट हमारे पास आता है ना, हम याद रखिएगा हम क्लाइंट के अपॉइंटेड तो हैं, हम क्लाइंट के नौकर नहीं है। हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के असूलों के मुताबिक काम करना होता है, क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम नहीं करना होता। ठीक है, अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ये आप डिसाइड करते हैं किस डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन जिसके पास भी जाते हैं आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि भाई इधर से छुरी, इधर से टांगा कर, ये कर, वो कर। वो कहता है भाई ये मेरी किताबों में लिखा हुआ, ये मेरे पे छोड़ दे। अपॉइंट आप करते हैं उसको, लेकिन काम वो अपने असूलों के मुताबिक करता है। उसी तरह हम ऑडिटर है, अपॉइंट हमें क्लाइंट करेगा, शेयर होल्डर्स करेंगे, लेकिन ये नहीं कि हम शेयर होल्डर के इशारों पे काम कर रहे हो। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करते हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं क्लाइंट कभी भी कोई भी चीज चेंज करने को कहे ना, तो आपने देखना उसकी रीजनेबल जस्टिफिकेशन अगर है तो चेंज करना, वरना चेंज नहीं करना। क्लियर हो गया क्वेश्चन मेरे भाई का? अगर अच्छा देखें, अगर काम कंप्लीट हो जाए तो फिर तो नहीं ना। अगर सारा सेशन खत्म हो गया और फिर स्टूडेंट ने कहा जी मुझे लॉ में ट्रांसफर कर दे, कॉलेज वाले एक लगे सारा सेशन खत्म हो गया, अब कहां ट्रांसफर करें? तो जब रीजनेबल एश्योरेंस कंप्लीट हो गई, रिपोर्ट क्लाइंट को दे दी, उसके बाद तो चेंज हो ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता उसके बाद चेंज होने का। हाँ, लिमिटेड से रीजनेबल से लिमिटेड में भी आ सकते हैं, लेकिन ये बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब दूंगा ना तो इसमें एक और फिर आपने सवाल पूछना है आगे। ठीक है, सवाल से सवाल नहीं, अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि ड्यूरिंग एंगेजमेंट रीजनेबल एश्योरेंस से लिमिटेड या लिमिटेड से रीजनेबल पे जाया जा सकता, या आसान कर देता हूं, ऑडिट से रिव्यू या रिव्यू से ऑडिट कन्वर्जन हो सकती है। ठीक है, लेकिन खत्म होने से पहले, इसको हम कहते हैं ड्यूरिंग एंगेजमेंट। जी अगर इनका क्वेश्चन थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मैं बता रहा हूं, अगर हम किसी चीज की कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, तो क्या लोगों की ज़बानी कलामी गवाही के ऊपर हम रिपोर्ट साइन कर सकते हैं? नहीं, नहीं, एविडेंस होगा तो करेंगे, ज़बानी कलामी बातों पर, वरना तो मैनेजमेंट ज़बानी कलामी आपको कह देगी सर सारा कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं हमारे पास और सारा कुछ ठीक है, एविडेंस के बेस पे। हम क्लाइंट को कैसे जस्टिफाई करवाएंगे, कैसे प्रूव करवाएंगे कि हम उसे जो एश्योरेंस दे रहे हैं वो रीजनेबल है कि लिमिटेड? अच्छा, पहले तो ये बताएं
क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि हम उसे जो एश्योरेंस दे रहे हैं वो रीजनेबल है कि लिमिटेड? एक तो पहले एग्रीमेंट हो सकता है हम एग्रीमेंट रीजनेबल का करें, एश्योरेंस लिमिटेड देते हैं, उसे कैसे पता चलेगा? एग्रीमेंट में लिखा, रिपोर्ट से, रिपोर्ट के अंदर कंक्लूजन लिखा होता है, कंक्लूजन में वो वर्डिंग पढ़ता है, उसे पता चल जाता है। अगर तो वर्डिंग है ना, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, उसे पता चल जाएगा रीजनेबल एश्योरेंस है। अगर रिपोर्ट के अंदर वर्डिंग है बेस्ड ऑन नथिंग हैज कम टू, उसे पता चल जाएगा लिमिटेड। ये बात समझ आ गई? आगे चले। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने एश्योरेंस तो रिपोर्ट में रीजनेबल की दी हो, एविडेंस इकट्ठा लिमिटेड का किया हो? कुछ ऑडिटर करते हैं ये काम और गलत करते हैं। होना नहीं चाहिए, हो सकता है, होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता। इस समय हमें कौन पकड़ेगा भला? क्लाइंट नहीं पकड़ता, SECP और ICAP। आपको पता है ऑडिटर्स का भी ऑडिट होता है, ऑडिटर्स का भी ऑडिट होता है, इसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये कौन करता है भला? ये ICAP और SECP करते हैं मिलकर। ठीक है, तो अगर हमने कोई काम करना था नहीं किया और क्लाइंट को झूठ मूठ गलत रिपोर्ट देती, तो इसमें क्लाइंट का कसूर नहीं माना जाएगा। किसका माना जाएगा? ऑडिटर का। नहीं, ये ICAP का अपना एक सिस्टम है। ICAP हर साल जितने भी पाकिस्तान में ऑडिटर्स हैं, सैंपल बेस के ऊपर चेक करता है कि इन्होंने ऑडिट ठीक किया है कि नहीं, इनके पास एविडेंस है कि नहीं। क्योंकि आपने शायद कभी सुना हो कि जी आपको ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, 5,000 दें, आपको रिपोर्ट दे दें ठप्पा लगा के। बाज़ औक़ात आपने शायद कभी सुना हो, कभी कभार ऐसा सुनने में आता है। तो वो होती है रिपोर्ट बगैर एविडेंस के। अगर इस तरह के केस ICAP पकड़ लेना, ICAP इसकी माफ़ी नहीं देता फिर, क्योंकि वो कहता है एविडेंस एक रिक्वायर्ड एलिमेंट है एश्योरेंस एंगेजमेंट का। एविडेंस के बगैर रिपोर्ट, इसका मतलब है आप किए काम किए बगैर घर बैठ के गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आप फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रहेंगे। ऑडिट करना तो दूर की बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं रहेंगे। जी, और की क्वेश्चन? एक मिनट है, हाइब्रिड में से क्वेश्चन आ रहा है भाई, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। उसी कंपनी के ऑडिटर है, तो उसके अंदर इंटेंडेड पार्टी ऑडिटर नहीं आ जाएगा? क्या क्वेश्चन इनका ये है कि अगर कंपनी हमसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करवाती है और फिर बाद में हम ही इसका ऑडिट करते हैं, तो अच्छा इतना क्वेश्चन हुआ ना, मैं यहीं पे रुक गया, इससे आगे मैंने नहीं सुना। क्यों भला? मैं सुना था वैसे, लेकिन मैंने गौर नहीं किया। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल है। और अगर कहीं पे ऐसा होता है तो गलत है कहीं पे, क्योंकि जो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है वो तो एक तरह से मैनेजमेंट बन गया ना, वो तो एक तरह से मैनेजमेंट बन गया, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, वो खुद से अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक नहीं कर। ये एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आपसे कहा जाए टेस्ट दो, जब आप टेस्ट देते हैं तो आपसे कहा जाए इसको चेक भी करो, आप कभी गलती निकालेंगे कोई? कभी भी। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है, अगर उसी को कह दिया जाए कि चेक करो, तो वो कोई गलती निकालेगा कभी? कभी भी नहीं। तो ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा करना गलत है। मैं पूछ रहा था कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तैयार की हमने, मींस अगर हमें उन्होंने कह दिया कि इन्वेंटरी का पोर्शन सिलेक्ट हो, तो उन्होंने कहा कि ये पोर्शन आप हमें तैयार कर दो, इसमें हमारे कुछ है। जी जी जी। बाद में हमने जो ऑडिट किया वो तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किया, प्रिपेयर पूरी नहीं की हमने, उसका लिमिटेड पोर्शन प्रिपेयर किया। जी जी, देखिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में याद रखिए एक नुक्ता भी नहीं लगा सकते। एक एरिया तो दूर की बात है, सेल्स या परचेज का एरिया, या बैलेंस शीट सिर्फ प्रिपेयर करना बाकी ना करना, या सिर्फ डेटर्स प्रिपेयर करना बाकी, ये तो दूर की बात है। हम एज ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक नुक्ता भी, क्योंकि ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएगा, तो हमारा एक कोड ऑफ एथिक्स है, वो कहता है कि जो ऑडिटर्स हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अल्फाज इस्तेमाल करता है और पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कर सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते। वो आगे क्या होता है, आगे चलेंगे। देखिए अभी मैंने सारे स्टूडेंट को साथ लेके चलना है, बाज़ औक़ात कुछ कंसेप्ट की आगे कहानियां भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो मैं अभी बताना शुरू कर दूंगा ना, आप कम्प्लेक्स हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट ने ऐसे शायद पहले उन्होंने कंसेप्ट है उनके पास,
लेकिन वो उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। और कोई क्वेश्चन? इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में बता दो। एक्सटर्नल ऑडिटर है। अगला समझ गए कंसेप्ट? इंटरनल ऑडिटर नहीं, सच बात है, मजाक नहीं कर। यानी कहने का मतलब ये एक्सटर्नल ऑडिटर एक एक्सटर्नल पार्टी है। इंटरनल ऑडिटर असल में एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, मैनेजमेंट। वो खुद से भी चेकिंग कर सकता है तो कर ले। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, समटाइम्स इंटरनल ऑडिटर ज्यादा कॉम्पिटेंट होता है एक्सटर्नल ऑडिटर से, और कॉम्पिटेंट ना भी हो, उसके पास नॉलेज, उसके पास इंफॉर्मेशन, उसके पास उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एक्सपीरियंस एक्सटर्नल ऑडिटर से ज्यादा होता है। लेकिन स्टिल सारी दुनिया इंटरनल ऑडिटर की किसी बात, किसी रिपोर्ट पे एतबार नहीं करते, सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर की बात पे एतबार। क्यों? एक रीजन की वजह से, इंडिपेंडेंट होना इतना अहम है। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तो लोग कहते हैं भाई तुम्हारा आने की क्या जरूरत थी, फिर तो इंटरनल ऑडिटर तुमसे बेहतर काम कर लेता। ठीक है जी। तो इंटरनल ऑडिटर अगर वही काम करे जो एक्सटर्नल ऑडिटर करेगा, तो फिर भी याद रखे वो अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसमें 3 पार्टीज नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंटरनल ऑडिटर वैसे रखते हैं फिर अपनी कंपनी के मैनेजर। हाँ, इंटरनल ऑडिटर दूसरे कुछ कामों के लिए रखते हैं, वो मैनेजमेंट अपनी तसल्ली के लिए रखती है। क्योंकि असल में एक्सटर्नल ऑडिटर ना साल के बाद आता है 3-4 महीने के लिए, बाकी के 8-9 महीनों में वो नहीं होता। तो अगर कंपनी ने बाकी की चीजों की भी वेरिफिकेशन या कुछ और एक्स्ट्रा काम करवाने हो, तो फिर इंटरनल ऑडिटर को रख लिया जाता है। ठीक है। हाँ, क्या अगर शेयर होल्डर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और वो ऑडिट करे, क्या वो भी डिपेंडेंट? यस, वो भी डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना कि ऑडिटर को ना मैनेजमेंट का रिलेटिव होना चाहिए, ना शेयर होल्डर का रिलेटिव होना चाहिए। और क्या क्वेश्चन? जी, गोइंग कंसर्न क्या होता है? ये मैंने अल्लाह जानता है लफ्ज मुंह से अभी तक बोला ही नहीं, इसको छोड़े, मुझे नहीं पता क्या है गोइंग कंसर्न। नहीं, मैं पढ़ के आया वहां पर, मुझे नहीं पता क्या। अच्छा चले, आ जाए। अब चलते हैं आज के लेक्चर। आपको याद होगा हमने एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट स्टडी किए। 5 एलिमेंट्स थे: 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। अगर आप ऑडिट को समझना चाहते हैं या रिव्यू को समझना चाहते हैं, इन 5 एलिमेंट को समझ लें। इनके अंदर ऑडिट भी कवर हो जाता है, रिव्यू भी कवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि चाहे ऑडिट एंगेजमेंट है, चाहे रिव्यू एंगेजमेंट है, कोई से भी इंश्योरेंस एंगेजमेंट हो, उसमें ये 5 एलिमेंट, ये 5 चीजें हैं जो मिलकर ऑडिट या रिव्यू एंगेजमेंट बनाते हैं। तो अगर आप इन 5 चीजों को स्टडी कर लें, तो इसका मतलब है आपने ऑडिट या रिव्यू को स्टडी कर लिया। और हमारे पूरे ऑडिट में सारी की सारी गेम, जितने भी ऑडिट के कंसेप्ट, वो इन्हीं 5 चीजों के गिर्द घूम रहे होते हैं। ठीक है, इन्हीं 5 चीजों के गिर्द। कौन कौन सी चीजें? 3 पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, रिपोर्ट। अब हमने अगले कुछ लेक्चर्स में इन्हीं कंसेप्ट्स को, इन्हीं एलिमेंट्स को 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करना है। तरतीब थोड़ी डिफरेंट होगी, आगे पीछे होगी, लेकिन इन्हीं कंसेप्ट को हम डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम 2 एलिमेंट स्टडी कर रहे हैं, उन 5 में से 2 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट है सब्जेक्ट मैटर, और दूसरा एलिमेंट है सूटेबल क्राइटेरिया। बाकी एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये भी कवर करेंगे। ये है सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, मुझे बताइए सब्जेक्ट मैटर किसको कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर का मतलब है वो इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी प्रिपेयर करती है और प्रैक्टिशनर उसको वेरीफाई करता है। हम वो कुछ भी हो सकता है, वो
कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल, लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है तो मुझे बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? बैलेंस शीट, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 1 2 3 4 5 चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ सेविंग इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट्स। ये चीजें शामिल होती हैं 5, ना 4 और ना 6। ये और ये ध्यान में रखिएगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक है। प्रैक्टिस में कुछ सीए फर्म्स जब ऑडिट रिपोर्ट दे रही थी तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ना हम लिखते हैं कि वी हैव ऑडिटेड बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड चेंज इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट्स ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड दिस, ये लिखा जाता है। तो प्रैक्टिस में ये रियल केस बता रहा हूं, कुछ कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाते थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाते, तो ऑडिटर ये लिखते, ऑडिटर कहते हैं अच्छा बनाई नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ठीक है हम अपनी वर्डिंग चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं वी हैव ऑडिटेड बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी और नोट्स टू द, कैश फ्लो स्टेटमेंट मिस कर देते हैं। आईकैप ने कहा नहीं ये आप गलत कर रहे हैं। अगर क्लाइंट ने कोई स्टेटमेंट बनाई ही नहीं, इसका मतलब है क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट नहीं है। आप क्लाइंट से कहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करे, अगर कंप्लीट करे तो आप ऑडिट करें, वरना आप ऑडिट ना करें। और अगर क्लाइंट कहता है नहीं नहीं आप इन्हीं 4 का करें, तो फिर आप मॉडिफाइड रिपोर्ट दें, अनमॉडिफाइड ना दे, चाहे चारों चीजें ठीक भी हों, चाहे चारों चीजें। छोटी सी एग्जांपल मुझे बताइए, अगर क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, फिक्स एसेट्स लिखे हुए हैं, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं की, आप अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे कि मॉडिफाइड? क्लाइंट क्या कहेगा? क्लाइंट कहेगा सर जी जो जो चीज लिखी हुई है वो तो ठीक है ना, जो जो चीज लिखी हुई है वो तो ठीक है ना, जो गलत वो तो हमने लिखी नहीं। तो आपको तो ये कहना चाहिए जो कुछ भी है वो ठीक है। क्या हम ये लिखेंगे जो कुछ भी है ठीक? इसका तो गलत मैसेज चला जाएगा कि शायद डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड ना करना भी ठीक था, डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड ना करना भी ठीक था। मुझे याद है जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था ना, हमारे स्कूल का एक पीएन था, वो कुछ नहीं करता, घूमता फिरता रहना, सोते रहना, तो काम शाम नहीं करता था। एक दिन उसको नौकरी से निकाल दिया, तो वो आके ना, मुझे याद है, आके हेडमास्टर साहब को कहने लगा सर जी मैंने किया क्या है, सर जी मैंने किया क्या है? तो उन्होंने कहा भाई तुमने कुछ नहीं किया इसलिए निकाला है। तो कुछ ना करना भी सम टाइम गलत होता है, कुछ ना करना भी गलत। अगर डेटर बैड डेट हो गए, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, ये ना करना भी गलत है। डेप्रिसिएशन गलत रिकॉर्ड करना तो गलत है ही है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही ना करना ये भी गलत है। ठीक है। तो अगर क्लाइंट ने 5 की बजाय 4 स्टेटमेंट बनाई है, 5वीं स्टेटमेंट बनाई नहीं, लेकिन जो बाकी 4 बनाई है वो ठीक है, आप क्या कहेंगे कि ये चारों ठीक है? नहीं, आप कहेंगे गलत है, 5वीं होनी चाहिए थी जो इसने नहीं बनाई, इसलिए हम मॉडिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं। तो याद रखें 5 कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल का मतलब क्या? 5 चीजें आपने एग्जाम में देखना है। अगर वो आपसे कहता है ना ये रिपोर्ट का फॉर्मेट है, इसमें से गलतियां आइडेंटिफाई करें, और वो 5 के बजाय 4 स्टेटमेंट इंक्लूड करता है, तो आपने उसे क्या कहना है? ये गलत है, इसमें 5वीं स्टेटमेंट भी इंक्लूड होने चाहिए। अच्छा, इसके नेम डिफरेंट हो सकते हैं, उससे मसला नहीं है। आप बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का दे, उससे मसला नहीं है। आप इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उससे मसला नहीं है, लेकिन चीजें 5 पूरी होनी चाहिए। क्लियर हुई है बात? अच्छा, मुझे ये बताइए 5 के नाम होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव, वो तो मैं बोलते बोलते आपको कहता ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। जब आप असल रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें ये लाइनें लिखी होती है, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। उसमें क्या लिखा होता है भला? दी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। वो तो मैं टाइम बचाने के लिए ना जल्दी जल्दी फाइनेंशियल में कहता हूँ। क्लियर? अच्छा, आपने अगर लॉ में पढ़ा हुआ है, सी लॉ में नहीं भी पढ़ा हुआ तो अभी बता देता हूं। जब शेयर होल्डर के पास
फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती है ना, साथ में ऑडिट रिपोर्ट भी जाती है, ये पता है आपको? तो फिर ये भी पता होगा साथ में डायरेक्टर रिपोर्ट भी जाती है, डायरेक्टर रिपोर्ट। तो फिर बताइए जरा सोच के अगले सवाल, डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी जा रही है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कुछ गलती है, डायरेक्टर रिपोर्ट में कुछ गलती है, हम क्या कहेंगे? दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये कहेंगे कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर। कितने स्टूडेंट का ख्याल है दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये लिखेंगे? कितनों का ख्याल है डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये लिखेंगे? दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये लिखेंगे। क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है ही नहीं, उसमें तबाही फिरी हो, हमें कोई मसला नहीं है, हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ठीक है। हाँ, एक अच्छा ऑडिटर होने के नाते हम शायद किसी तरीके से ये बात उनको पहुंचाने की कोशिश करें कि डायरेक्टर रिपोर्ट में गड़बड़ा है, लेकिन याद रखें हमारा काम ठीक है, दुनिया का कोई बंदा हमें ये नहीं कह सकता कि आपने काम गलत किया है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज भी मिसिंग है तो मसला है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा सब कुछ गलत है, कोई मसला नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज शामिल है। ये आगे चले। अच्छा, हम जब कहते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो वो कहता है बताओ इसका मतलब क्या होता है ट्रू एंड फेयर व्यू का। अच्छा, इसका एक मतलब है कंसेप्चुअल और एक मतलब है टेक्निकल वर्ड जो आपने एग्जाम में लिखना है। कौन सा बताऊं? दोनों। पहले कंसेप्चुअल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक बनी है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक बनेंगी तो हम क्या कहेंगे? ट्रू एंड फेयर व्यू। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के मुताबिक नहीं बनेंगी तो हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। आपने आईएफआरएस पढ़े हैं? कोई एक आईएफआरएस का नंबर बताएं। 16 की कोई एक रिक्वायरमेंट बता दे। फिक्स एसेट वाला है ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कोई आईएएस की कोई कर ले, आईएएस की रिक्वायरमेंट बताएं कोई, कि वो ये कहता है कि कुछ डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, यही कहता है ना। अगर वो डिस्क्लोजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव। और अगर वो डिस्क्लोजर्स नहीं है डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यह है कंसेप्चुअल मीनिंग ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन एग्जाम में जब आए तो आपने कैसे लिखना है? आपने लिखना है पहली चीज, ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड कहीं पे भी डिफाइन नहीं हुआ, ना काउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में, ना लॉ में। इसलिए नॉर्मली हम इस पे अपनी जजमेंट अप्लाई करेंगे। भी ऐसे होता है ना, जो चीज कहीं पे डिफाइन ना हो उसमें जजमेंट अप्लाई होती है कि नहीं होती? तो कहता है जनरली ट्रू मीन्स फ्री फ्रॉम एरर, फेयर मीन्स फ्री फ्रॉम अनड्यू बायस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। और चूंकि ये टर्म कहीं पे डिफाइन नहीं हुई, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हैं कि नहीं, ये डिसीजन करते हुए हमें अपनी जजमेंट को यूज करना पड़ता है। हमें अपनी जजमेंट को यूज करना पड़ता है। ये बात समझ आ रही? चले, इसका सिर्फ रट्टा लगाएं, छोड़े इसको। ये क्लियर हो गया? अब इसमें अब बहुत अहम कंसेप्ट आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कह ले या क्राइटेरिया कह ले, एक ही बात है। ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन। फ्रेमवर्क तो आपने इससे पहले भी कई दफा शायद वर्ड सुना। इसका मतलब है रूल, वो ऐसी चीज जिसमें रूल्स वगैरह लिखे होते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब है
वो रूल्स एंड रेगुलेशंस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन रूल्स के मुताबिक बनाएंगे? हमसे मुराद मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, कुछ ना कुछ रूल्स के मुताबिक बनाएगी, उसे कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या दुनिया में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की एक ही टाइप है? बहुत सी टाइप्स हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैं जो कि आम आवाम के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, आपने कॉस्ट पढ़ी है? कॉस्ट, उसमें कंसेप्ट होता है टाइप्स ऑफ कॉस्ट। एक होता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, कुछ और भी टाइप्स होती हैं। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और फिर होती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट। ये भी होती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, और भी टाइप्स होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए जो ऐसा पॉसिबल है कि जैसे रेंट है, फैक्ट्री का रेंट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है कि वेरिएबल? ये फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, आगे चलें, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है कि सेलिंग एडमिन कॉस्ट है? फैक्ट्री का रेंट है, मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉस्ट को डिफरेंट वेज में क्लासिफाई करते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि एक कॉस्ट एक क्लासिफिकेशन में आ रही हो और वो किसी दूसरी क्लासिफिकेशन की टाइप में भी आए, पॉसिबल है ना? तो अब सुनिए, हम फ्रेमवर्क की डिफरेंट टाइप्स करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक फ्रेमवर्क एक टाइप में तो आ रहा हो, वो किसी दूसरे टाइप में भी आ रहा हो? पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। तो फ्रेमवर्क को क्लासिफाई करने की एक टाइप है कि फ्रेमवर्क जनरल पर्पस है कि स्पेशल पर्पस, और एक टाइप है कि फ्रेमवर्क फेयर प्रेजेंटेशन है कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। ठीक है? अब नाम से ही जाहिर है, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? ऐसा फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएं वो आम आवाम के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए। अगर फाइनेंशियल जनरल पर्पस फ्रेमवर्क कौन सा है? जो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है जिसमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं कि जो आप उनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो आम आवाम के लिए होंगी, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए। और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाया जाता है, वो बाकी यूजर्स के लिए नहीं है। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी ना, जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी वो किन लोगों के लिए हैं? वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए। और जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये किन के लिए है? स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। तो अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो मुझे बताइए, IFRS जनरल पर्पस है स्पेशल पर्पस? जनरल पर्पस। और टैक्स बेसिस, भाई यहां पे बात समझ आ गई? अगर समझ, एक और एग्जांपल दे दूं, एक एडवांस कंसेप्ट भी यहां पे साथ अटैच कर। जनरल पर्पस में सोच के बताइएगा, थोड़ी जजमेंट भी है। स्पेशल पर्पस में क्या ये लिखने की जरूरत है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ इस बंदे के लिए हैं, बाकी लोग इस्तेमाल ना करें? स्पेशल पर्पस में क्या स्पेशल पर्पस में ये लिखना चाहिए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ इस यूजर के लिए है, बाकी इस्तेमाल ना करें? स्पेसिफिक यूजर के लिए। तो हमें बताएं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैक्स बेसिस के मुताबिक बनी है, सिर्फ FBR यूज करे, बाकी ना करे। और जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखने की जरूरत है? इसको तो कोई भी सबके लिए,
इसका मतलब ये है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क स्पेसिफिक यूजर्स के लिए है, इसमें स्पेसिफिक यूजर्स को आइडेंटिफाई कर देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ हिंदी को मिले, दूसरों के हाथ में ना जाए। दोनों में फर्क समझ आ गया? आगे चलते हैं, इसको फिर बाद में दोबारा किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रेमवर्क यानी फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकी एक क्लासिफिकेशन है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। जनरल पर्पस स्पेशल पर्पस तो समझ आ गई। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम एक एग्जाम्पल के, एक कहानी के जरिए से। छोटे होते मैंने एक जगह पे कहानी पढ़ी थी, आपने भी शायद सुनी हो कभी। एक बाप अपने बेटे को मेले पे ले गया दिखाने के लिए, रश होता है मेले वगैरह में, तो बाप ने बेटे को कहा कि यहाँ पे खड़े रहो, मैं भी थोड़ी देर में आया, जब तक मैं ना आया तुम हिलना नहीं, तुमने कहीं जाना नहीं है। उसने कहा ठीक है बच। अब बाप चला गया साइड पे। क्या हुआ कि आग लग गई। आग लगी, उधर भागम भाग, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो बाप शायद वो कोई रास्ता भूल गया होगा या इधर उधर हो गया होगा। अब बेटा जो था वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, आग बढ़ रही है। करीब आते लोगों ने कहा भागो अपनी जान बचाओ। उसने कहा नहीं, मेरे वाले साहब ने कहा था कि जब तक मैं ना आऊं ना तुमने इसी जगह पे खड़े रहना है, मैं इसी जगह पे खड़े रहूंगा। वो नहीं हिला, आग आई, जला गई, वो मर गया। मुझे आप ये बताइए, आप में से कितने स्टूडेंट का ये ख्याल है कि उस बच्चे का ये अमल ठीक था, उसे यही करना चाहिए था? भाई फर्माबरदार बच्चों की तो यही निशानी है। हाँ, फर्माबरदार की निशानी ठीक है, लेकिन बाप का मकसद हरगिज ये नहीं होगा कि भाई आग भी लग जाए ना तो उसके तो जहन में यही होगा ना, रश ज्यादा है, घूमना हो जाए, इस वजह से कहा होगा। इस वजह से थोड़ी कहा होगा कि आग भी लग जाए तो तुमने हिलना नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि उससे बजाय ये कि जो बाप ने ऑर्डर दिया है ब्लाइंडली कंप्लाई करने की बजाय अगर सिचुएशन का जायजा लेके उसे लगे कि इसमें ऊंच नीच करके बेहतर कोई सिचुएशन में जाया जा सकता है तो उसे ऊंच नीच कर लेनी चाहिए थी। एग्री करते? कर लेनी चाहिए। इसी तरह हमारे फ्रेमवर्क की दो टाइप्स हैं। हमारे कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैं जो ये कहते हैं कि ये रूल्स हैं, इनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। और अगर आपको लगे ना कि किसी सिचुएशन में किसी रिक्वायरमेंट से डिपार्चर करके, रिक्वायरमेंट से डिपार्चर करने का मतलब क्या है? लैदा करके, वायलेट करके प्रेजेंटेशन फेयर हो सकती है, मजीद बेहतर हो सकती है तो कर लें। और अगर लगे कि एडिशनल डिस्क्लोजर दे के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर हो सकती हैं तो कर लें। यानी कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऐसे फ्रेमवर्क है जो ये कहते हैं मैनेजमेंट को, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए आपको लगे कि किसी रिक्वायरमेंट से डिपार्चर करके या कोई एडिशनल डिस्क्लोजर दे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो सकती है, वो फेयर हो सकती है, तो वो कर ले, तो वो कर ले। और कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो ये कहते हैं कि भाई रूल्स हम भी बता रहे हैं, तुमने इस रूल्स को फॉलो करना है, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि एडिशनल डिस्क्लोजर या डिपार्चर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंप्रूव हो सकती हैं, प्रेजेंटेशन फेयर हो सकती है, तो तुमने नहीं करना। ब्लाइंडली हमारे रूल को, आग भी लगी हो चाहे, ब्लाइंडली हमारे रूल को फॉलो करो। ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहता है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या कहता है? कहता है हमारे रूल को फॉलो करो, लेकिन अगर आग लग जाए ना तो दाएं बाएं कर लो, ठीक है? एडिशनल भी कर लो, डिपार्चर भी कर लो। 10 रिक्वायरमेंट है, 10 की 11 भी कर लो, 10 की 9 भी कर लो, सिचुएशन के लिहाज से इजाजत है। और कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या कहता है? 10 की 10, ना कम ना ज्यादा। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में एडिशनल डिस्क्लोजर या डिपार्चर की इजाजत हो, ये एक्नॉलेजमेंट हो, ये एक्नॉलेजमेंट हो, ये स्टेटमेंट हो, ये परमिशन हो कि आप ऊंच नीच कर सकते हैं, तो वो फ्रेमवर्क कौन सा होगा?
फेयर प्रेजेंटेशन। और अगर वो इजाजत नहीं देते, कहते जो हमने कह दिया उसी के मुताबिक करना है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। अच्छा, ये भी कहते हैं कि फ्रेमवर्क को कंप्लाई करो। फेयर प्रेजेंटेशन भी क्या कहता है कि बातें मानो हमारी, लेकिन फिर आगे इजाजत भी देता है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट भी देता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब परमिशन भी देता है क्या, कि अगर एडिशनल डिस्क्लोजर या डिपार्चर जरूरी हो फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए तो कर लो। याद रखिएगा, रिक्वायरमेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन में भी है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में भी है। फर्क ये नहीं है कि एक में रिक्वायरमेंट है दूसरे में नहीं है, नहीं, रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनको मानना किस एक्सटेंट तक है, फर्क किस चीज का है। फेयर प्रेजेंटेशन कहता है एक्सट्रीम केस में अगर ऊंच नीच करने से प्रेजेंटेशन फेयर होती हो तो कर लो। कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहता है नहीं करने। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आईएफआरएस वाले ये कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई होना चाहिए। ये आईएएस स्टेट में पढ़ा होगा आपने। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर कभी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का व्यू फेयर होता हो, फेयर प्रेजेंटेशन अचीव होती हो, तो वो कर ले। आप बताइए, जितनी अकाउंटिंग आपने पढ़ी है, अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करने की इजाजत है कि नहीं? तो बताइए, इस रिक्वायरमेंट को सामने रख के बताइए, आईएफआरएस फेयर प्रेजेंटेशन है कि कंप्लायंस? फेयर प्रेजेंटेशन। और अगर टैक्स वालों को हम ये कहें कि सर अगर हमारी सारी इनकम को एग्जेम्प्ट कर देना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही फेयर प्रेजेंट होंगी, एफबीआर वाले इजाजत देते हैं? कहते हैं जो रूल हमने बता दिया ना उसी के मुताबिक काम करना है, ना एक चीज कम ना एक चीज ज्यादा। अगर हमारे ख्याल में कोई ऊंच नीच करने से प्रेजेंटेशन फेयर होती भी हो तो वो इजाजत नहीं देते। यह है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फर्क समझ आया? चलिए, एंड में एक क्वेश्चंस आपको, दो स्टेटमेंट दे रहा हूं। अच्छा, ये वाली बात अब चूंकि क्वेश्चन ज्यादा हो गए थे तो ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर आपने इसका जवाब ठीक बता दिया, इसका मतलब है जो कुछ मैंने समझाना था आपको समझ आ गया। दो स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में ओपिनियन दिया है, वो मैं ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूं। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर से कुछ लाइंस उठा के आपके सामने रख रहा हूं। आपने बताना है ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये किस फ्रेमवर्क की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हुए बनाई गई है। ठीक है, सुने, एक ऑडिट रिपोर्ट हमने पढ़ी, उस पर लिखा हुआ था दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर एबीसी बैंक ओनली एंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। जनरल पर्पस नहीं। और एक रिपोर्ट थी उसमें इस तरह की कोई भी बात नहीं लिखी हुई थी। अच्छा, ना ही ये लिखा हुआ था कि ये किसी खास बंदे के लिए है और ना ही ये लिखा हुआ था कि ये सबके लिए है। इसका मतलब क्या? वो सबके लिए। शाबाश, दोनों में फर्क समझ आ गया। अगली एग्जांपल लिखा हुआ है These financial statements have been prepared in accordance with international financial reporting standards and give true and fair view. बल्कि अच्छा नहीं, मैं चेंज कर लूं, आईएफआरएस से आपको पता चल गया फौरन। हाँ, These financial statements have been prepared in accordance with rules and regulations in company A. बस यहां पे खत्म, कंप्लाई। और अब सुने, These financial statements have been prepared in accordance with rules and regulations in country A and respectively give true and fair view. याद रखे, अब टेक्निकल बात बता रहा हूं। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हम सिर्फ कंप्लायंस शो करते हैं
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस फ्रेमवर्क के मुताबिक है, आगे कुछ नहीं कहते। जबकि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में हम ये भी कहते हैं कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस फ्रेमवर्क, और आगे ये भी लिखते हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर, इसलिए कि हमने फेयर प्रेजेंटेशन में फ्रेमवर्क को भी कंप्लाई किया है, साथ में ट्रू एंड फेयर व्यू को भी देखा है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में कभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड नहीं आता, फेयर प्रेजेंटेशन में हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड आता है। सबसे बड़ा डिफरेंस हुआ, अगर आपके सामने कभी भी कोई भी रिपोर्ट आ जाए ना और आपने देखना हो कि ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क के मुताबिक है या फेयर प्रेजेंटेशन के मुताबिक है, आप उसका ओपिनियन पढ़े और देखे उसमें फेयर प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू की बात कर रहा है कि नहीं। अगर उसमें फेयर का वर्ड आ गया इसका मतलब है फेयर प्रेजेंटेशन है, और अगर सिर्फ उसने इतना ही लिखा दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस फ्रेमवर्क, आगे साइलेंट, तो फिर वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा। ये बात समझ आई? तो अब मुझे बताइए, अगर आपके सामने कोई स्टेटमेंट लिखी जाए तो क्या आप इस काबिल है बता सके कि ये जनरल पर्पस है कि स्पेशल पर्पस, ये फेयर प्रेजेंटेशन है कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क? चले, अभी सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क बताइए, आगे अब इनके मुताबिक वर्डिंग में क्या चेंज आता है वो भी ज़बानी कलाम में बता दिया, लेकिन रिटन फॉर्म में भी हम पढ़ेंगे, अभी नहीं आगे चल के। चलिए एग्जांपल देखिए कि इनकम हम रिमूव करते हैं, इसकी क्या एग्जांपल होगी प्रैक्टिकली कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस फेयर व्यू हम देना चाह रहे हैं, कोई एग्जांपल है? अगर आप आईएफआरएस की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो वो फेयर प्रेजेंटेशन हो जाते हैं। चेंज करना चाह रहे हैं वो चेंज क्या? हाँ, अगर चेंज करना चाहे, हाँ ये इनका क्वेश्चन ये है, सर क्या कोई ऐसी सिचुएशन है कि हम आईएफआरएस में कोई ऊंच नीच करें और स्टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू? बिल्कुल है, इसके एग्जांपल दी ना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी यही है। आईएफआरएस क्या कहते हैं कि अकाउंटिंग, पहला रूल यही बताते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए, लेकिन फिर कहते हैं अगर फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए चेंज करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नेक्स्ट लेक्चर में मुझे याद करवाइएगा, मैं भूल ना जाऊं, ये आपको समझाना, और असाइनमेंट आपने लाजमी करके आनी है मंडे को। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।